मैंने भेजा था उसे। नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल हमारे इस प्रोग्राम पे आखिर कब तक। अच्छा सोचिए, अगर किसी से पूछा जाए कि वो महफूज कहाँ है, सबसे ज़्यादा महफूज कहाँ महसूस करता है, तो मेरे ख्याल में सबका जवाब एक ही होगा, उसका अपना घर। अगर कुछ हो जाए उसके साथ तो वो अपने घर की ओर भागता है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर हम अपने घर में ही महफूज ना हों और तशद्दुद हमारे साथ हमारे घर में ही हो रही हो, तो फिर क्या होगा। कुछ इसी तरह की ख़वातीन जो इतने तकलीफ़ दे और इतने खौफनाक मसले से गुज़र रही हैं, हमारी कोशिश है कि हम उनकी कुछ मदद कर सकें और उनकी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। तो आज इस एपिसोड में हमारे मेहमान हमारे सामने हमारे स्टूडियो में बैठे हैं शम्सुल इस्लाम साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस सत्यवती कॉलेज में, और उनके साथ तारिक कदर साहब बैठे हैं, फॉर्मर नेशनल सेक्रेटरी और इंडियन साइंस राइटर्स एसोसिएशन में हैं, और मिस मरियम ये टीचर हैं अल फलाह कॉलेज में। तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हमारा आज का मौजू है औरतों पे डोमेस्टिक वायलेंस। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, कुछ बयां करें। जो ये घरेलू तशद्दुद का मामला है, असल में ये कानूनी से ज़्यादा ये समाजी मामला है। जैसे मैं ये बात बताना चाहता हूँ, अगर ये बच्चियाँ जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको पता भी हो कि औरत का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या है, बताएंगे आप? औरत का डिक्शनरी मीनिंग है पर्दे में रखने वाली चीज़, ऐसी शय जिसको पर्दे में छुपाकर रखा जाए। तो सामाजिक तौर पर तो हम औरतों को ये भी नहीं कह सके भी तुम्हारा ऐसा नाम ना हो। औरत जो एक अलग से एक सेक्शन है, उसका तो आप जीते ही उसी में जिसको छुपा कर रखना है। दूसरी बात यह है कि कानून आप कितने भी बना लें, लेकिन उसको बनाने वाले जो लोग हैं उनका तो माइंड सेट है कि औरत जो है वो एक इस्तेमाल की चीज़ है। और बदकिस्मती हमारे देश की है कि हमने पहला डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ कानून ही 2006-07 में बनाया। उससे पहले तो हम इसको एक मसला ही नहीं समझते थे। तो सियासी से ज़्यादा समाजी और शायद हम सब लोगों को अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखने वाला मसला है ये। मैं इसमें कहना चाहूँगी कि पहले तो गर्ल्स की शादियां जल्दी करा दी जाती थी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पर अब अगर मैच्योरिटी पीरियड के बाद भी उनकी शादी करा दी जाती है तो शादी के बाद उनके ऊपर बहुत सारा मतलब घरेलू हिंसा जिसे कहते हैं, यानी कि जुल्म होता है एक तरीके से। एक सर्वे में पता चला है कि 1,85,000 से ज़्यादा औरतें जो हैं वो तशद्दुद का शिकार होती हैं, और हर साल, और हर एक घंटे में जिनसी तशद्दुद का शिकार होती हैं औरतें, और हर 5 मिनट में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं जनाब। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा मसला है और किस तरह का जुल्म हो रहा है औरतों पे इस देश में। बात यह है कि तशद्दुद जो है ना वो सिर्फ ये नहीं है जिस दिन आप पीटे गए, जिस दिन आपके खून बहा। कत्ल वो नहीं है जिसमें सिर्फ खून बहाया गया। कत्ल वो भी है जो आप धीरे धीरे आप आहिस्ता आहिस्ता आप करते खत्म होते चले जा रहे हैं। जी, जैसे मान लीजिए ये बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बोलना चाहिए इसमें कि आपको सारी ज़िंदगी एक काम दे दिया गया। बिटियां हैं तो माँ बाप के अंडर में हैं, शादी हो गई तो शौहर के अंडर में, और जब बूढ़ी हो गई बड़े तो हो जाते बड़े बेटों के उसमें है। सारी ज़िंदगी आपने क्या काम करना है, घर की सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, रोटी बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, और इतना बोरिंग काम सारी ज़िंदगी एक ही तरह की रोटी बनाते हुए। भाई या तो कभी हो ना एक चकला ऐसा हो जो चौकोर भी हो, जो ये कहे भाई आज तुम चौकोर रोटी बना लो, एक ही रोटी है, एक ही सब्जी है, एक ही शक्लें हैं, वही किचन की गर्मी और उसी तरह। और उसके बाद नखरा की आज नमक कम है, आज ये प्याज ज़्यादा लाल हो गया, आज नींबू क्यों नहीं है, आज अचार क्यों नहीं है। तो ये भी तशद्दुद है। और बदकिस्मती से इस तशद्दुद को तो आप मानते ही नहीं थे। जैसे हम थाने में जाएं तो आप कहें जी मेरा चोरी हुआ है, बोले चोरी का मामला लिखते, कोई कत्ल हुआ है तो लिखवा लो। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद और गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए देखें स्क्रीन पे कहानी है, ये क्या कह रही है।
हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है, मगर आज भी कई मसले ऐसे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आज़ादी अभी पूरी तरह से हासिल नहीं हुई। खासकर ख़वातीन को। ख़वातीन आज भी ख़ुद को महफूज और आज़ाद महसूस नहीं करती, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर। ख़वातीन महफूज नहीं है। ख़वातीन का मुसीबतों से तो जैसे कोई रिश्ता सा बन गया है। सेक्सुअल हरासमेंट, छेड़छाड़, घरेलू तशद्दुद, जहेज़ के लिए नज़र आतिश जैसा जुल्म, ये सब ख़वातीन को कदम कदम पे बर्दाश्त करना पड़ता है। कई बार तो वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती हैं। ख़वातीन की ज़िंदगी बेहतर तब होगी जब मर्द ख़वातीन को अपनी मलकियत नहीं बल्कि अपनी इज्जत समझेंगे। माफ़ कीजिएगा, ज़रा सा क्या बताएं। आपको हैरत होगी कि मतलब अच्छी शोहरत याफ्ता औरतें जो इतना नाम कमा चुकी हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के वारदात होते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? मेरा ये मानना है कि हम लोग बात करते हैं आदमी और औरत की बराबरी की। हर जगह ये कहा जाता है कि आदमी और औरत बराबर हैं, लेकिन ये शायद किताबों में हो सकता है या हमारे कोई वाइट पेपर्स में हो सकता है, लेकिन मर्द की जहनियत में शायद ये है कि वो औरत से ऊपर है। और ये शायद बचपन से या पैदाइश से या उसके साथ ग्रो अप होने के साथ साथ ये चलता रहता है। तो एक ईगो रहता है हमेशा दिमाग में कि मैं औरत से ऊपर हूँ। मेरे ख्याल से ये जो बराबरी की बात है, ये एक भुलावा सा एक दे रखा है और बराबरी जहन में नहीं है, होठों पे हो सकती है कहने के लिए। तो पहले तो हमें इस बात पे गौर करना है कि बराबरी क्यों नहीं है, असल में ये दिल से क्यों नहीं है, दिमाग से क्यों नहीं है। लेकिन क्या वजह है इस, आखिर ये क्या वजह है कि अगर एक औरत शोहरत याफ्ता है या उसका नाम हो गया तो उसको पीटा जाए इस बात से कि भाई हमसे ज़्यादा क्यों? यही बात जो मैं कह रहा था कि जो नेगेटिव ईगो, जो फॉल्स ईगो है, झूठी है। इसमें कोई बहुत बड़ाई की बात नहीं है कि आदमी अगर कुछ ज़्यादा कमा रहा है, अगर उसकी वाइफ अगर ज़्यादा कमा रही तो इसमें कोई डिफरेंस है। एक गाड़ी के दो पहिए, और बैलेंसिंग गाड़ी जब भी चलेगी जब उसमें बैलेंस रहेगा। तो जैसे डिफरेंशियल होता है, वो डिफरेंशियल की तरह काम करना चाहिए कि एक दूसरे का जो झटका है वो दूसरा बर्दाश्त करे, ना कि वो उसको और झटका दे। तो ये और हमारे केस में तो आप ये सोचिए कि हमारे इतना प्रोग्रेसिव बैकग्राउंड, मैं बेटी हूँ जनाब अनवर अजीम साहब की, जो कि एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही बड़े लेखक, प्रोग्रेसिव बहुत, और शॉर्ट स्टोरीज राइटर, और इस कदर बेहतरीन इंसान के बस क्या बताएं। हमें इतनी इज्जत दी, इतनी मोहब्बत दी, हमें अपने से ज़्यादा दर्जा बढ़ के दिया कि बच्चों की बात सुनो, बच्चे ज़हीन हैं, बच्चे आज नहीं कल हैं। और उसके बाद इस तरह का तजुर्बा हुआ जिसमें गलती हमारी ही होगी। हमने शायद अपने अब्बा जैसे इंसान को ढूंढना चाहिए था, भाई जैसे इंसान को ढूंढना चाहिए था। माशाल्लाह उन लोगों को देख के हमको ऐसा एहसास होता है कि शायद हमारे चॉइसेस गलत थे, लेकिन ये तो चॉइसेस की बात नहीं है ना, बात चॉइसेस की नहीं है। बात यह है कि भाई शादी से पहले तो आप बहुत अच्छे हैं, और शादी के बाद जो आप हाथ भी उठा रहे हैं, पाँव भी उठा रहे हैं, और बेल्ट्स भी उठा रहे हैं, हर तरह की मारपीट कर रहे हैं, और दरवाजे और खिड़कियां बंद करके, है ना, ताकि जी। तो आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? मैं यहाँ पे इस्लाम को बीच में लेके बात करना चाहूँगी कि इस्लाम में भी कहीं पे ये नहीं कहा गया कि औरत एक गिरी हुई चीज़ है, उसे गिरी हुई नज़रों से देखिए या फिर उस पर जुल्म करिए शादी के बाद या शादी से पहले, बल्कि पहले तो बच्चियों को दबा दिया जाता था पैदा होते ही। पर जब इस्लाम फैला तो फिर समझा गया कि नहीं, ये तो बहुत ही कीमती चीज़ है जो हमारी दुनिया को भी आगे बढ़ाएगी और बहुत दूर तक लेके जाएगी। सवाल इसका है कि घर में अगर गुस्सा आ जाए तो चाहे वो बाप हो, चाहे वो मियाँ हो, यहाँ तक के भाई, और जब जवान हो जाए तो बेटा तक हाथ उठा देता है। और किस तरह का सलूक किया जाता है औरत के साथ, इसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालें। औरत की जो ये पोजीशन है ये बहुत पुरानी नहीं है। ये ज़राअत जब से आया, जब से कृषि, जब से एग्रीकल्चर आया और उसने सरप्लस पैदा किया, तब मर्दों की मर्दानगी, ये सो कॉल्ड मर्दानगी
शुरू हुई है। उससे पहले सब बराबर थे, अपना खाना पैदा करने के लिए सबको बराबर की मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन एग्रीकल्चर ने आपको सरप्लस देना शुरू किया, और सरप्लस देना शुरू करने में उसने फिर मर्दों ने फिर अपने हिसाब से औरत को अपनी इस्तेमाल की चीज बनाने शुरू, उसको घर के अंदर बंद किया, अपनी मलकियत समझना शुरू कर दिया। समझना शुरू किया। 22 आप सड़क के कुत्ते को, आवारा कुत्ते को अगर डंडा मारते हैं तो 6 महीने की सजा है, लेकिन आप घर में औरत के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, घरेलू मामला है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली के एक बड़े थाने का। मैं औरतों की तंजीमों के साथ काम करता हूँ, तो हम जहाँ रहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के घर में, उसके सामने बहुत रोने पीटने की, और सुबह 7 बजे और फिर रात को 9 बजे वो शुरू हो जाता था। खैर हमने जिस औरत की पिटाई होती थी उसको हिम्मत बंधा के हम उसको थाने लेकर गए, तो वहाँ जो ड्यूटी ऑफिसर थे, हमने कहा देखिए ऐसा ये सब हो रहा है, तो वो ही केपटाउन सफाई अपना फाइल की करते रहे, इधर उधर करते रहे। 2 मिनट के बाद मेरी बीवी ने कहा कि अरे भाई जनाब ज़रा सुनिए, वो फिर कुछ काम करने लगे। तीसरी बार जब कहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो हंसे ज़ोर से और कहने लगे इसका रिपोर्ट लिखूंगा बीवी को पीटने का, तो मेरी बीवी तो 3 बार लिखवाने आएगी इस थाने में। देखिए, यानी वो थानेदार साहब जिनका हिंदुस्तान का कानून लागू कराना है, जेंडर इक्वलिटी है, वो ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट मैं लिखूंगा तो मेरी बीवी तो रोज 3 बार आएगी लिखवाने। ये यथार्थ है, ये सच है। और तो इसके बारे में बात करते हैं जी। थोड़ी सी देर में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ बाइट्स देख लेते बहुत हैं। बढ़िया। अगर किसी की गलती है तो उसे समझाया जाए, पर हाथ उठाना, अगर एक औरत अगर आदमी पे हाथ उठाए तो उसे क्या अच्छा लगेगा? जैसे मारना पीटना नीच करना चाहिए, लेकिन जैसे कि औरतों का भी जो चल रहा है मुआशरे के अंदर, जैसे बराबरी में लाके खड़ा करा जाता है, कि बराबरी के अंदर लाके खड़ा करने से इससे क्या मुआशरे में गलत मैसेज जाता है। उल्टा औरत उस पर हाथ उठा दे, उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि उसकी इंसल्ट होती है। तो औरत की भी तो कोई इज्जत है, उसकी भी इंसल्ट होती है। उन लोगों पे हाथ वही उठाता है जिसके अंदर अपने अंदर कोई कमी हो, उस कमी को ढकने के लिए वो और हाथ उठाता है। हाथ उठाने से उसकी इंसल्ट होती है तो उसमें खुद की भी इंसल्ट होती है। जो लोग ऐसा समझते हैं, या तो वो समाज के द्वारा फोर्स हुए हैं, या अपने कल्चर को बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर वो अनक्वालिफाइड है। आदमी को औरत के ऊपर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। अगर एक मर्द अगर किसी लेडीज पे हाथ उठाता है तो वो मर्द नहीं। जो माँ होती है सोसाइटी में रहने के लायक बनाती है। वाइफ हमारी हर सुख दुख में हमारे साथ रहती है। सिस्टर से हम छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसको खुश रखें, पता नहीं उसको कैसा परिवार मिले आगे चलकर। देखिए, हम आपको बताएं कि ऐसे भी मर्द हैं जो बहुत ही अच्छा बनते हैं, बेहतर बनते हैं, पढ़े लिखे बनते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलाकार, म्यूजिशियंस, फलाने ढमकाने, एक्टर्स, राइटर्स, सब, और इस तरह की बातें करते हैं कि हाथ तो उठा देता मैं, लेकिन तुम FIR कर दोगी। आप बताइए तारिक साहब। मेरा ये समझना है कि इसमें 2 बातें, इसमें साइंटिफिक अगर इसका एक एक्सप्लेनेशन लिया जाए तो दिमागी तौर पे मर्द कमज़ोर है, इसका मतलब मर्द ही नहीं है, और चूंकि दिमागी उस तौर पे कमज़ोर है, अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए वो तशद्दुद का सहारा लेता है। खुद उसका और अपना शायद कॉम्प्लेक्स है। फिजिकली वो स्ट्रांग होगा, लेकिन मेंटली इमोशनली जिसे कहते हैं उसमें स्ट्रांगनेस कम है, जो औरत में ज़्यादा होती। फिजिकली वो स्ट्रांग उतनी नहीं है, लेकिन इमोशनली जो औरत है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ये आप प्रूव कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? इसमें से कोई ना कोई तो ज़रूर अपनी राय दे। आप दीजिए। आपका नाम? मैम मेरा नाम सना आरिफ है। कहते हैं ना, एक जेंट्स के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, तो यही है कि हर मर्द के और एक लेडी के चेहरे पे एक मर्द का हाथ होता है। बिल्कुल तमाचा होता है। बिल्कुल उसको खिलाफ होना चाहिए और 2 हाथ लगाने चाहिए उस मर्द के, या कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोबारा ये हुआ ही नहीं। बिल्कुल पहली बार में ही ऐसा कुछ कर देना चाहिए कि दोबारा हाथ ही ना उठे। मैं यहाँ पे सना को सपोर्ट करना चाहूँगी, पर यहाँ पे एक बात ये आ जाती है, अगर औरत इसके खिलाफ भी जाना चाहे, जैसे कि डोरी सिस्टम के खिलाफ बहुत सारे रूल्स आ गए, बहुत सारे ये आ गया कि अब कानून बन गए कि इसके खिलाफ डोरी सिस्टम भी नहीं होगा, डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं होगा, औरतें जाके FIR करा सकती हैं, फिर उनको थाने में भेज सकती हैं, पर उससे पहले क्या धमकी दी जाती है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये सोच पता नहीं कब जाके बदलेगी। इसके बारे में और कोई कुछ कहना चाहेगा ऑडियंस में से? इसका सबसे बड़ा कारण हमारा फैमिली में जो हमें परवरिश मिलती है उसका है। लड़की को तो ये सिखाया जाता है कि पति देवता है,
उसको जो जैसा वो चाहता है वैसे रहो। लेकिन लड़के को ये सब नहीं सिखाया जाता, उससे ये सिखाया जाता है कि तू लड़का है, तेरा ओहदा बड़ा है, तू जैसा कहेगा जैसा करेगा वैसा ही इस घर में वो होगा। कंडीशनिंग है ना, जब से वो छोटा सा होता है तो वो खेल उसको सकता है, परवरिश दी जाती वो घर है। से बाहर जाके और फुटबॉल even खेलता वो है। एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पीता, वो नहीं, कहेगा नहीं, तुम लड़की हो, तुम उसे दो, तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम्हें दूसरे का घर संभालना है, चूल्हा चौका करना है, चाहे तुम लाख पढ़ लो, तुम्हें रहना चूल्हा चौका ही करना है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि घर में परवरिश गलत दी जाती है। जी जी बिल्कुल। मैं इसमें एक बात लड़कों की जो होनी चाहिए ट्रेनिंग वो बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान में लोग क्या कहेंगे जी बिल्कुल, और आपके नेबर्स क्या सोचेंगे, आपके पड़ोसी क्या कहेंगे। अरे तुम रात को इतने बजे अब आ रहे हैं आप काम करके, लेकिन वो खीखी खीखी यहाँ तक के वॉचमैन भी करेगा कि अरे ये तो रात को 2 बजे आई हैं, है ना। तो कहने का मकसद ये है कि पूरा माहौल ही बदलना पड़ेगा। मैम मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जी कि लड़का जो होता है वो शुरू से देखता आ रहा है कि माँ को जैसे पापा बिहेव कर रहे हैं, बहनों से हम बिहेव कर रहे हैं, वैसे ही वो चाहता नहीं है कि मैं बीवी को भी इज्जत दूं, क्यों मम्मी पापा क्या सोचेंगे। तो वो इज्जत नहीं देता, वो उसी ओहदे से रखता है जैसे मम्मी पापा मम्मी से बिहेव कर रहे हैं वो ही बिहेव करता है वो। और कई बार ऐसा होता है कि मर्द जो है उसे अच्छा नहीं लगता। कुछ केसेस में ऐसा है कि मर्द को अपनी बीवी से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो ये समझता है कि वो उसकी नामर्दी है कि वो अपने माँ बाप या अपने बड़े भाई के सामने ये जाहिर कर दे, या छोटे भाई बहनों के सामने कि वो अपनी बीवी, क्योंकि जोरू का गुलाम का खिताब लगा दिया जाएगा। जी, जबकि औरतें आजकल बहुत ज़्यादा हुनरमंद हो चुकी हैं हर फील्ड में। बिल्कुल। वो अपना बेस्ट देती आ रही हैं और अब भी देती ही रहेंगी और आगे तक भी देती रहेंगी। बिल्कुल। पर ये जो सोच है उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह दबा रही है, ख़त्म कर रही है। वो ऊपर से जिंदा लाश की तरह होती हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कितना भी आपको दबाया जाए, जितना भी आप टूट जाएं, फिर उठिए, फिर उठिए। आपके अंदर बहुत हुनर है, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आपके अंदर हुस्न है, औरत बहुत खूबसूरत होती है। आप जो है जो खेल के तरीके हैं वही मर्द और औरतों पर बदल देते हैं आप। और छोटी छोटी सी बात में कहना तेरी अकल तो तेरे घुटनों में है, मतलब आप किसी भी माशरे में, किसी भी मजहब में तुमसे बात करना तो फजूल है। नहीं, यू शट अप जी। तो हम दोनों के बीच में कैसे बात कर रही हो? हम भाई बात कर रहे हैं, यू शट अप। घर में झगड़ा शुरू होगा, ये बहू आ गई है, ये भाभी आ गई है। अच्छा, भाभी ने करा तो लड़का रहा है, लेकिन किसके खाते में जा रहा है? वो सारा बुरा काम उसके खाते में है। बाकी मर्द तो सब दूध के धुले हैं। हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए घर में, वो उसने कान भरे हैं। जी जी। अब आप जैसे देखिए जो सारे समाज की इनसिक्योरिटी है, आप जानते हैं कि जिस तरह से तशद्दुद हो रहा है। हमारा तो बड़े सगीर जो है उसने 47 में जो तशद्दुद सहा, उसी ने इतना ट्रेनिंग दिया है सबको। लेकिन तशद्दुद के बाद यह है कि औरत ने फिर प्रिकॉशंस लेने हैं, औरत ने अपने ड्रेस का ध्यान रखना है, सारी बहस, औरत ने हिजाब में रहना है, नहीं तो ये दरिंदे हैं, समाज दरिंदे हैं, वो ये करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अगर मर्दों को आप पहनवा दें तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर हिजाब अगर मर्दों को पहनवा दें तो नजरें ही जो हैं वो झुकी हाँ, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। और जरा सा सोचिए आप नौजवान बच्चियों कि आप जरा सा सोचिए, कभी आपने सोचा है कि इस देश में 1500, 2000, 3000 लोग आए और पूरे देश पर कब्जा कर लिया? क्योंकि आपने औरतों को तो 50% औरतों को तो बाहर करके रखा हुआ है, सोचने से, प्रोडक्शन से, किसी चीज की क्रिएटिविटी से, उसे तो बचता क्या है? बाकी फिर जिनको आप कहते हैं कि ये लोअर कास्ट है, उनको आपने बाहर करके रखा हुआ है। तो सत्यानाश देश का होगा ही होगा। आपके लिए जो काम है वो है। और काम के बाद जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जहां बच्चियां कमा रही हैं, औरतें कमा रही हैं, उनके पति जो है वो शराब पीकर कह रहे हैं कि आवारा हो गई हैं, जिस पर आप इशारा कर रही थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो कमा कर लाए तब परेशानी है, कमाकर नहीं लाए तो आपकी मार सहे। और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि इस तरह की बातें सिर्फ चौल या झुग्गियों में नहीं, ये या इस तरह के एरियाज में होती हैं। ये पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। दिल्ली का गवर्नमेंट डाटा है। आपको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, कुछ बाइट्स देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू आगे जारी रहेगी। पहले तो उसे समझाना चाहिए, नहीं समझता है तो उसे पनिश करना चाहिए।
शुरुआत तो घर से होनी चाहिए कि आसपास में तुम्हारे कोई एजुकेटेड लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, वो करेंगे। अगर नहीं तो उसके बाद मीडिया काफ़ी डेवलप हो चुका है। आप ऑनलाइन जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से, टीवी से, रेडियो से, कहीं से भी मदद ले सकते हैं। आजकल कानूनी मदद तो बहुत जल्द मिल जाती है। नहीं, पहले तो घर में सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर घर में अच्छे से सोल्व हो रहा है तो सही है, नहीं तो फिर डायरेक्ट कानून के पास जाना चाहिए, पुलिस से पिटवा देना चाहिए उस आदमी को अगर वो गलत व्यवहार कर रहा है तो। जहाँ तक वो मुद्दा घर तक रहे तब तक घर में ही सॉल्व होना चाहिए। अगर वो घर में नहीं संभल रहा तो कोर्ट में भी जाना चाहिए। घर की बात अगर घर के अंदर सॉल्व हो जाती है, दैट इज़ मच बेटर देन कोर्ट। कोर्ट में जाने का उनको हक है। देख लीजिए, जहाँ बात आती है कोर्ट की, कचहरी की, तो बस डर जाते हैं। कोर्ट कचहरी यानी ओ सारी बातें बाहर आ जाएंगी। कितनी ड्यूप्लिसिटी है हमारी सोसाइटी में, कितनी टू फेस्ड जिसे कहते हैं, ये तो दरिंदगी है और क्या है ये। जी, पहले वो शादी के टाइम पर ये कह के जाते हैं कि हम तो बेटी बहू में फ़र्क नहीं कर सकते, जैसी हमारी बहू जैसी हमारी बेटी वैसी हमारी बहू। पर बाद में जाके वो जब अपना असली रूप निकलता है तब पता चलता है कि क्या असलियत थी। पहले कहते हैं अगर पढ़ाई बीच में छुटवाई तो पहले बाद में पढ़ाएंगे भी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। फिर बाद में वो मुंह देखी का जो है वो इस कदर एक लंबा चौड़ा हमारे यहाँ जो है रस्में हैं और रिवायत है, और फिर उसी चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं। जी, फिर बहुत बुरी तरह उसी से तस्वीर को बिगाड़ते हैं, खूबसूरत हसीन तस्वीर को। और एक मैं सोचता हूँ कि ये जो हमारे नौजवान और ख़ासतौर पर लड़कियां हैं, ये नहीं समझ रही हैं कि उनके हकायक क्या है। हाँ, जैसे मान लीजिए वे भी बर्दाश्त करती हैं क्योंकि शादी टूट जाएगी। जैसे मान लीजिए इस्लाम में, मतलब इस्लाम में बहुत इनकलाबी चीज़ें हैं। जैसे मर्द को ही हक नहीं है बदतमीजी अगर हो तो तलाक देने का, औरतों को भी है। औरतें भी पर यहाँ पर हमारी सोच ले सकती हैं। लेकिन यहाँ पे औरतों की सोच जरा अलग होती है। वो नहीं चाहती कि उनका घर टूटे, वो नहीं चाहती कि वो शौहर से अलग हो, वो नहीं चाहती कि उनके बच्चों को जो है बाप का सहारा ना मिले, सरपरस्त ना मिले, खानदान की मोहब्बत ना मिले, प्यार ना मिले। तो ये समझिए कि औरतें कम करती हैं ऐसा। जी, वो कहते हैं ना कि डोली अगर घर से उठेगी तो अर्थी ससुराल से उठेगी। मेरे ख्याल से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है औरत के लिए, क्योंकि उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें वो फोरगो करती है, सेक्रीफाइस करती है। आप लोग इसके बारे में कुछ कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज़ कहिए। मेरे ख्याल में तो ऐसा है कि औरतों को ये शो करना चाहिए कि मैं स्ट्रांग हूँ, चाहे वो फिज़िकली हो, एजुकेशन के लाइन में हो, वो शो करना पड़ता है कि मैं स्ट्रांग हूँ आपसे। और यहाँ पर एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ में। हमारे करिकुलम में ही ऐसा कुछ डालना चाहिए जिससे बॉयज़ ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर सके अपने मेंटालिटी में से कि लड़कियाँ अलग हैं, लड़कियाँ गिरी हुई चीज़ होती हैं, हम ज़्यादा ऊंचे हैं, हम अच्छे हैं। और हमारी सोसाइटी में भी जो घर में हमें एजुकेशन मिलती है वो भी इसी चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए उसको। और औरत का साथ नहीं देती। अभी कुछ एक चंद महीने पहले की बात है, किस्सा हुआ, किसी ने मुझे बताया, एक लड़की ने, कि उनकी सास उनसे कहती हैं कि अरे पीटता ही तो है तो पिट लिया करो ना, उसकी खुशी के लिए पिट लो। जो चेंज आएगा वो एजुकेशन से आएगा और वो ज़रूरी है, और लंबी लड़ाई है, और बहुत लंबी लड़ाई है। ये एजुकेशन मैं फिर कहना चाहूंगी कि ये डिग्री से नहीं हासिल नहीं, होती डिग्री से है, ये नहीं। स्कूल जाके नहीं होती है। ऐसे स्कूल्स हैं यहाँ पे, मैं कहना चाहूंगी कि इस्लामिक स्कूल्स जहाँ पे लोग सोचते हैं कि भाई जाएंगे तो गलत किस्म के कदम नहीं उठाएगी लड़की, तो वहाँ पे पढ़ाओ, ये करो वो करो, कोएड स्कूल्स नहीं होने चाहिए, फलाना ढमकाना। उसमें ऐसा ही होता है कि वो तक बच्चियों को जो है कि स्कूल से सीधे घर आओ, बाहर मत निकलो, ये बाहर निकलेगी तो चोटी से पकड़ के घर में बंद करो, 2-4 लपेड़ लगाओ, सीधी हो जाएगी। अच्छा, लॉ इसको कितना सपोर्ट करता है? लॉ तो इसको सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन लॉ जो है बहरा गूंगा हो जाता है। थ्योरेटिकल है। हाँ, मतलब थ्योरेटिकल क्या है कि उसको आप जैसे कम्युनल राइट्स के खिलाफ लॉ है, होते रहते हैं, कत्ल के खिलाफ लॉ है। पर ये सवाल तो देखिए, आपने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया कि औरत जो औरत के साथ करती है, मैं अगर कोई उम्मीद की करन है तो वो ये है कि आप अपने घरों में, जिन घरों में आप हैं, जहाँ बच्चे हैं, वहाँ बदलने की कोशिश करोगे, अपने भाइयों को तमीज़ सिखाओगे,
तो फिर वो आगे जाकर अपनी बीवी को परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम ग्रम्बल कर रहे हैं, हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमारे घर में वैसा ही चल रहा है। लेकिन औरतें अपने बेटों को समझाती हैं और सिखाती हैं। जी, जी। भाइयों की तो बाद में बारी आएगी ना, जब बच्चियां बड़ी हो जाएंगी, उससे पहले ही वो मेंटल कंडीशनिंग कर दी जाती है। लेकिन आप भी तो हैं मेंटल कंडीशनिंग करने के, आप क्यों हिम्मत हारती हैं? आप मत हिम्मत हारिए। और अगर आप अपनी बात मनवा पाएंगे तो कानून वगैरह भी सुनेगा, नहीं तो कानून सब लिखे हुए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप भी कुछ कहें? देखिए, मेंटल कंडीशनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आदमी और औरत का जो डिफरेंस है, पहले तो इसे ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए आपने खुद ही कहा कि कोएड जो बुनियादी तौर पे बच्चों को एक साथ पढ़ाना, और मेरे हिसाब से तो टीचर्स जो हैं, औरतों को टीचर्स में के पोस्ट में ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि ए लेडी इज़ ए बेस्ट टीचर। और पूरी तनख्वाह देनी चाहिए, पूरी तनख्वाह देनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए, पूरी नहीं, ज़्यादा देनी चाहिए, वो ज़्यादा, क्योंकि उनका हक बनता है। एग्जैक्टली, वो ज़्यादा उस तरफ रुझान रहेगा। आप क्या कहेंगे? मैं तो बल्कि कहना चाहूँगी कि विमेन कोटा होना चाहिए ऐसी औरतों के लिए जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बार लड़की विदा हो जाती है तो कह दिया जाता है अब ससुराल की जिम्मेदारी है, माँ बाप अपने हाथ पीछे कर लेते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उसके ऊपर उस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस होता है और अगर माँ बाप तब भी दीवार बन के खड़े रहें कि नहीं अब भी हमारी बेटी है ये, तो वो बहुत हद तक लड़ सकती है। मैं आपसे कहूँ, आज मैं आपके सामने इसीलिए बैठी हूँ कि मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली बार। तब तक अलविदा। नीलिमा अजीम का सलाम। हनीमून के लिए कहाँ जाना है?